तो हेलो बच्चों, अब हम इसी चैप्टर की दूसरे पार्ट पे आ गए हैं। हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, एक नहीं बल्कि दो तीन बचे थे। थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टॉपिक है, तो चलो कर लेते हैं। तो अकरेंस ऑफ मिनरल्स हमें करना था। हाँ, तो अब हमें स्टार्ट करना है अकरेंस ऑफ मिनरल्स से, सॉरी मेटल्स से। तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मतलब मैं मिनरल्स को बताने वाली थी तो मेरे मुंह से मिनरल्स निकल गया। तो मिनरल होता क्या है भाई? तो जो एलिमेंट हमें अर्थ के क्रस्ट से नेचुरली मिल जाते हैं वो मिनरल्स होते हैं। अब देखो हमें मिनरल मिल गए, हमने गड्ढा खोदा, हमें मिनरल मिल गए। अब मिनरल कुछ कहीं कहीं जगह पे यही मिनरल ये इस मिनरल में बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, ठीक है। और उन चीजों में किसी एक चीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है जिसको हम निकाल कर उससे कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। समझ में आया कि जो एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली मिल जाते हैं हमें अर्थ के क्रस्ट के अंदर, तो उसको मिनरल्स कहते हैं। कुछ कुछ जगह पर मिनरल्स में बहुत सारे तरीके के मेटल्स पाए जाते हैं। और उस उन्हीं मेटल्स में कोई सा एक मेटल होगा जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में होगा, और वो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उस मिनरल के अंदर प्रेजेंट होगा, और उसे हम निकाल कर उससे कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं जाकर, उससे हम कुछ भी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको। तो वो मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखो, हमने अब ओट्स निकाल लिए हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर से ओट्स निकाल लिए हैं। अब उसके अंदर सिर्फ ओट्स तो निकलेंगे नहीं, मतलब अलग अलग तरह के मिनरल्स निकलेंगे, वो तो ठीक है। उसके मिनरल्स के अंदर अलग अलग तरह के मेटल निकलेंगे, वो भी ठीक है। पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट की इम्प्योरिटीज निकलेंगी, मतलब कि सॉइल सैंड ये सब भी तो निकलेगा, सिर्फ मिनरल्स थोड़ी निकलेंगे। अगर हम गड्ढा खोद रहे हैं तो मिट्टी तो निकलेगी ही ना उसमें से। तो वही इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं। हाँ भाई, अपनी गैंग, नहीं नहीं वो गैंग नहीं, GANGUE वो वाली गैंग, उसको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है इन मिनरल्स से, तो हमें पहले इन सब इम्प्योरिटीज को हटा देना होगा, तभी हम उसको क्लीन कर पाएंगे, तभी हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब एक्सट्रैक्ट की बात आ गई है, तो अब हमें ओट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, अब हमने मेटल्स जो पढ़े थे वो तीन तीन रिएक्टिविटी वाले पढ़े थे। एक तो हाई रिएक्टिविटी, फिर मीडियम, फिर लीस्ट, ठीक है। जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होती है, मतलब जो सबसे ऊपर होते हैं, तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम रिएक्टिविटी को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होते हैं, दो तरह के ओर होते हैं, एक होते हैं कार्बोनेट ओर और एक होते हैं सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग करते हैं पहले, उसके बाद फिर उसका ऑक्साइड निकलता है, फिर हम उसको ऑक्साइड में से ऑक्साइड हटा देते हैं, वो हटा देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, फिर वो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। वहीं पर अगर वो कार्बोनेट ओर हो, तो हम उसका कैल्सिनेशन प्रोसेस, पहले उसे कैल्सिनेशन प्रोसेस करवाते हैं, फिर वो ऑक्साइड ऑफ मेटल हमें मिलता है, फिर हम उसका ऑक्साइड मतलब ओ हटा देते हैं, रिडक्शन टू मेटल कर देते हैं, उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। देखो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में एक फर्क होता है कि रोस्टिंग में ना हमारे पास एयर मौजूद होती है, एयर होती है, एयर के प्रेजेंस में वो बर्न किया जाता है।
और कैल्सिनेशन में एयर का प्रेजेंस नहीं होता है, तो सिर्फ जैसे कि कार्बोनेट में ले लेते हैं ZnCO3, जब इसको हम हीट करेंगे तो इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट नहीं करते हैं, रोस्टिंग को करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो सल्फाइड और होता है। ठीक है, मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी क्या होते हैं, वो ना सल्फाइड ओर होते हैं। अब सल्फाइड ओर का तो हमने पढ़ा ही है, सल्फाइड ओर को पहले करना पड़ता है रोस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करते हैं, उसके बाद हमें मेटल मिलते हैं, हम उसको प्योर कर लेते हैं। अब इनको ना हमें एक एक करके अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अब हम सबसे लो से स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, ये देखो, अब मैंने क्या बताया आपको कि जो लो होता है वो सल्फाइड ओर्स के थ्रू जाता है, सल्फाइड ओर के बाद वो रोस्टिंग पे जाता है, रोस्टिंग के बाद वो हमें मेटल मिल जाता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है, फिर हम उसका रिडक्शन कर देते हैं, तो सल्फाइड ओर है। सल्फाइड मतलब इधर देखो Hg, उसके साथ क्या लगना चाहिए, S लगना चाहिए, CO3 नहीं लगना चाहिए। CO3 क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई लो रिएक्टिविटी सीरीज में वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होता है, तो HgS, इसको हम सिनेबार कहते हैं, मरकरी का ओर है ये। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया heat। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, HgO प्लस SO2। अब हमें ये मेटल का ऑक्साइड मिला ना, HgO ऑक्साइड ऑफ मरकरी ओर हमें मिल गया। अब हम इसमें रिडक्शन प्रोसेस करेंगे और मेटल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज की, मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की, तो रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इधर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ZnS जिंक सल्फाइड है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब मिलेगा हमें ZnO प्लस SO2। अब जो ये ZnO है, मैंने आपको क्या बताया था, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, Zn का O मिलेगा, ZnO। अब इसको हम रिडक्शन के थ्रू O इसका हटा देंगे और अपने को मेटल मिल जाएगा। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, इट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ZnCO3 लिया बस, अब इसको हमने हीट कर दिया, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको हीट कर दिया, तब क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2। अब इधर भी ZnO मिल गया अपने को, ZnO मिल गया ना, मेटल का ऑक्साइड अपने को मिल गया। अब ये जो मेटल का ऑक्साइड मिला है, इसको हम रिडक्शन के थ्रू हम इसका मेटल पा सकते हैं। द ऑक्साइड ओर इज देन रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग विद अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब हम इसका ZnO ऑक्साइड ऑफ मेटल का जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं, तब देखो हमें जिंक, प्योर जिंक मिल जाएगा अपने को। ठीक है, ऐसे ही इधर भी होगा, HgO के साथ भी कुछ ऐसे ही होगा, इसको भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तब अपने को Hg मिल जाएगा, तो बहुत आसान होता है ये। तो अब अपने को पता चल गया कि हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज से और मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज लिखा है, बुक में लिखा है, रिएक्टिविटी सीरीज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज ही पढ़ा है इसलिए। ठीक है, तो देखो, अब हमें ये इतना पता चल गया कि लो वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, तो उनको जब हम वो होते हैं सल्फाइड ओर के फॉर्म में, सल्फाइड ओर को पहले रोस्टिंग करनी होती है, रोस्टिंग होती है मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तब अपने को मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है, और इस मेटल के ऑक्साइड को हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और अपने को सिर्फ Hg, प्योर Hg मिल जाएगा। और वही बात करें अगर मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज की, तो वो दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि उसमें दो तरीके के ओर होते हैं, एक होता है कार्बोनेट ओर, एक होता है सल्फाइड ओर। तो जो सल्फाइड ओर होते हैं वो जाते हैं रोस्टिंग प्रोसेस से, और जो कार्बोनेट ओर होते हैं वो जाते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस से। सल्फाइड ओर रोस्टिंग से जाते हैं, ZnS प्लस O2 के साथ रिएक्ट कराया, फिर से अपने को मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। वहीं पर कैल्सिनेशन को बिना ऑक्सीजन के हीट कर देते हैं, तब भी अपने को मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। अब यही मेटल का ऑक्साइड को हम जब किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हैं, तब अपने को प्योर जिंक मिल जाएगा। हाँ, तो अब हम ना
देखेंगे कि मेटल को हम टॉप रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए ना हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है अपने को, कि हम देख लेते हैं क्या लिखा है। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, निकल, टिन, ये सब को हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो इम्प्योर मेटल होता है वो अनोड की तरफ रख देते हैं, और एक प्योर मेटल की पतली सी स्ट्रिप को हम कैथोड की तरफ पे रख देते हैं। और ये जो सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने कॉपर का लिया है, कॉपर का हमने प्योर मेटल लिया है, कॉपर का ही इम्प्योर मेटल भी लिया है, तो हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो भी कॉपर का ही लेंगे। हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराते हैं, तो जो प्योर मेटल होता है अनोड से, वो अनोड से चला जाता है, पूरे सॉल्यूशन में मिल जाता है। ठीक है, अब जितना ही प्योर मेटल में था उतना ही चला जाता है कैथोड पर। कैथोड पर भी प्योर हो जाएगा और अनोड पे भी पहले से ही प्योर था। ठीक है, अनोड पर हो जाएगा, कैथोड पर हो जाएगा, कैथोड पर पहले से ही था, कैथोड से अनोड पे चला जाएगा। तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल हो जाएगी दोनों साइड पे, अनोड पे भी और कैथोड पे भी। अब क्योंकि सॉल्युबल जो इम्प्योर मेटल थे, अब वो कहाँ जाएंगे, जितने भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो तो सॉल्यूशन में घुल मिल जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल था, इम्प्योर था, वो चला जाएगा अनोड के नीचे तरफ, नीचे में सेटल हो जाएगा, और उसी को हम अनोड मड भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझ आई, कि एक तरफ लिया अनोड, एक तरफ लिया कैथोड। ठीक है, प्योर मेटल की स्ट्रिप को हमने डाल दिया कैथोड की तरफ पर, इम्प्योर को डाल दिया अनोड की तरफ पे। जब करंट पास होगा तब प्योर मेटल पूरे इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा, और दोनों दोनों स्ट्रिप में प्योर मेटल आ जाएगा। ठीक है, और जो इम्प्योर होगा वो अनोड के नीचे सेटल हो जाएगा, उसको हम अनोड मड कहते हैं। ठीक है, अब कोरोजन क्या होता है। कोरोजन हमने पढ़ा है, ये लास्ट टॉपिक है। कोरोजन होता क्या है, तो व्हेन अ मेटल कम्स इन अ कांटेक्ट विद मॉइस्चर, एयर, एसिड, इट इज सेड टू बी कोरोडेड। जब कोई सा भी मेटल मॉइस्चर, एसिड या फिर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तब वो कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इधर कोरोडेड लिख दिया मैंने, इधर कोरोजन होगा। ठीक है, This process is known as corrosion. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। Silver articles become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in air to form a coating of silver chloride. अब देखो, जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर की जो चीजें होती हैं, वो ब्लैक टर्न हो जाती है बहुत बार। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पायल वगैरह होती हैं वो भी ब्लैक, बाद में जाकर ना कुछ टाइम तक तो वो सिल्वर की सिल्वर ही रहेगी, चमकती रहेगी बिल्कुल ही, पर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ब्लैक कलर की, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है। क्यों होता है, क्योंकि जो सल्फर होता है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, और वो सिल्वर क्लोराइड बना देता है, कोटिंग एक चढ़ा देता है उसके ऊपर, और जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का हो जाता है। वैसे ही कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और वो जो कॉपर होता है, ब्राउन सरफेस होता है ना कॉपर का, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। तो अब ये जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो बेसिकली कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कॉपर होता है वो ग्रीन में उसके ऊपर ग्रीन कोट चढ़ जाता है। और वैसे ही आयरन, आयरन आपने ज्यादातर देखा होगा कि वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन when exposed to moist air for a long time acquires a green coating of a brown flasky substance called rust. उसके ऊपर लग जाती है जंग। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो होता है कि हमारे जो गेट होते हैं, इधर ग्रीन कोटिंग नहीं आनी थी, सॉरी, ग्रीन कोटिंग ऊपर वाले का नीचे आ गया। अरे वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो, जो आयरन होता है, आयरन हमने देखा होगा, आयरन के गेट देखते हैं हम, तो वो ना बहुत बार वो रेडिश ब्राउन कलर में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोरोजन की वजह से होता है। अब कोरोजन है तो कोरोजन की वजह से साउंड, वो तो अलग अलग जो कलर है वो तो चेंज होंगे ही। सिल्वर जो होगा वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर जो होगा, जो कि होता कैसे कलर का, ब्राउन सरफेस का होता है, शाइनी ब्राउन सरफेस, वो ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, और आयरन के ऊपर चढ़ जाती है रस्ट, जंग लग जाती है उसके ऊपर।
ठीक है। अब हमें देखना है कि इसको बचा कैसे सकते हैं। तो जो आयरन होता है ना, आयरन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे बचा सकते हैं? हम जब हमारे दरवाजों पर जो रस्ट लग जाती है, तब हम उसको पेंट कर देते हैं, या फिर उसमें ऑयल डाल देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। इन सब से हम कोरोजन को बचा सकते हैं होने से। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है जिससे हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ाकर, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से रस्टिंग, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और वो रस्टिंग नहीं हो पाएगी, और कोरोजन से हम बच जाएंगे। और वैसे ही अलॉइंग भी एक अच्छा तरीका है जिससे हम मेटल को बचा सकते हैं। अब देखो हमारी ना एक बुक में एक बॉक्स बना रखा है, उसमें लिखा है कि प्योर गोल्ड जो होता है, जिसको हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, वो उससे पता है ज्वेलरी अपनी 24 कैरेट गोल्ड से बनती नहीं है। अगर आप सुना होगा ना किसी से भी 24 कैरेट की है भाई ये, तो उसे पहले ही बता देना 24 कैरेट गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते ज्वेलरी बनाने के लिए। इसको हम किसी के मिक्सचर में लाते हैं, या तो सिल्वर या तो कॉपर, और फिर उसका कोई सी ऑर्नामेंट से ज्वेलरी बनाते हैं, तब जाकर वो अच्छे से हार्ड ज्वेलरी बनता है, वरना 24 कैरेट गोल्ड बहुत सॉफ्ट है। इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड को यूज किया जाता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक मेथड होता है जिससे हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी जिंक की लेयर चढ़ाकर। अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग भी एक मेथड होता है जिससे हम मेटल को बचा सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कि प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, जो कि ज्वेलरी बनाने में काम नहीं आता है। 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।